जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों की लंबे समय से ये डिमांड थी कि सर आर्द्रभूमि को आप पढ़ाएं, तो उस नज़रिए से भी दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे या आप एग्ज़ाम देते होंगे दोस्तों, तो आर्द्र भूमियों से क्वेश्चन अक्सर ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसके बारे में बस थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लिया जाए और एक दो बार बीच में रिवीजन कर लिया जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें एक दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जो वन लाइनर फैक्ट होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टेट वाइज जितने भी रामसर साइट की लिस्ट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं कि रामसर साइट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रामसर साइट ऐसी आर्द्र भूमियां वेटलैंड हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो सर समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। आप केवल इत्मीनान से क्लास को पूरा देखेंगे दोस्तों, और इसके बाद आपका कभी भी रामसर साइट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको क्लास को पूरा देखना है और थोड़ा धैर्य बना करके समझते रहना है। ठीक है, तो देखिए इसी को रामसर साइट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रामसर साइट भी कहते हैं, रामसर साइट भी कहते हैं। और दोस्तों इसी को आर्द्र भूमि भी कहते हैं। ये एक ही बात होती है, आर्द्र भूमि भी इसी को कहते हैं। और दोस्तों इसी को वेटलैंड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेटलैंड भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर जो नेशनल पार्क हैं और जो ये आर्द्र भूमियां हैं इसमें क्या अंतर होता है। तो ये भी आज आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए रामसर साइट या आर्द्र भूमि या वेटलैंड, सिंपल से अगर मैं आपको बिल्कुल सहज सरल शब्दों में आपको बताऊं तो रामसर साइट का मतलब होता है जहां पे दलदली भूमि हो और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका बस ये उसको चिन्हित कर दे, ये उसको पहचान ले कि हाँ भाई ये आर्द्र भूमि है, घोषित कर दे, उसको अनाउंस कर दे कि ये आर्द्र भूमि है, तो बस वो आर्द्र भूमि रामसर साइट वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि ये दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी रामसर साइट पहले क्या होता है मैं वो बता दूं। तो जैसे दोस्तों एक होता है स्थलीय क्षेत्र और दूसरा होता है जलीय क्षेत्र, तो स्थलीय और जलीय क्षेत्रों का जहां पे मिलन होता है वही आर्द्र भूमि कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को आप दलदली भूमि समझ सकते हैं, दलदली भूमि है ना, दलदली भूमि जो होता है वही आर्द्र भूमि। हालांकि इसको घोषित करना होता है। क्या भारत में तो दलदली क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे ही रामसर साइट हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिसको रामसर साइट घोषित किया गया हो, पहचान की गई हो, उसको लिस्ट में शामिल किया गया हो, मार्क किया गया हो कि हाँ ये आर्द्र भूमि है, तो वही आर्द्र भूमि कहलाएगा दोस्तों ना। तो दलदली भूमि जहां पे होता है, जहां पे स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र का मिलन बिंदु होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों यह जो जैव विविधता होता है, जो जीवों की वैरायटी होती है, उसका सुपर मार्केट कहलाता है। ये ऊपर उसका क्या कहलाता है? सुपर मार्केट। सर क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। जहां पर जलीय और स्थलीय क्षेत्र का मिलन होता है, जिसको हम लोग दलदली क्षेत्र कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सर ये क्या होता है? जो जीवों की वैरायटी होती है उसको जैव विविधता कहते हैं। तो इस स्थान पर जहां पे जलीय और स्थलीय क्षेत्रों का मिलन होता है दोस्तों, ये दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर जलीय क्षेत्र वाले जीव भी सर्वाइव करते हैं, स्थलीय क्षेत्र वाले भी सर्वाइव करते हैं, और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो जीवों की सबसे ज्यादा विविधता हमें केवल जलीय क्षेत्र में या केवल स्थलीय क्षेत्र में नहीं दिखाई देता, बल्कि दलदली क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज्यादा है। और इसीलिए जब दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं या जो पर्यावरणविद हैं, उनको सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की चिंता हुई, तो उन्होंने सबसे पहले इसी आर्द्र भूमियों को बचाने का प्रयास किया कि भाई हमें सबसे पहले जल या स्थल बचाने से भी पहले हमें क्या बचाना होगा? जो दलदली क्षेत्र हैं। क्योंकि जीव जंतु दोस्तों बहुत तेजी से लुप्त हो रहे थे। जो 1750 या कह लीजिए 1800 के आसपास जो दुनिया में औद्योगिकरण शुरू हुआ था, औद्योगिकरण हो रहा था, औद्योगिकरण ब्रिटेन से शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में ही 1800 के आसपास दुनिया के हर क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रभाव दिखने लगा। तो औद्योगिकरण तो बढ़ रहा था, लेकिन औद्योगिकरण का प्रभाव
है ना। औद्योगिकरण का प्रभाव जब दिखाई दिया तो लोग काफी चिंतित हुए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे जीव जंतु लुप्त हो रहे थे और पर्यावरण को लेकर के काफी डिस्टरबेंस लोगों को दिख रहा था, और इसीलिए जीवों को बचाने की एक कवायद शुरू हुई। और इसीलिए दोस्तों जो रामसर साइट है इसको अनाउंस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है ना, इसको संरक्षण करने के लिए। तो ध्यान से समझना है कि इसको रामसर साइट क्यों बोलते हैं। दोस्तों 2 फरवरी, कब की बात है ये? 2 फरवरी 1971, 1971। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर एक स्थान है, इसी रामसर नामक स्थान पर, कहां पर है ये? ईरान में। ईरान देश में रामसर एक स्थान है। तो इसी रामसर में दोस्तों कई सारे विद्वान और पर्यावरणविद एक जगह पर एकजुट हुए और उन्होंने पर्यावरण को लेकर के अपनी अपनी चिंताएं जताई। और चिंता जताने के बाद लोगों के बीच में एक कन्वेंशन हुआ, एक समझौता हुआ। और समझौता किस बात का था? समझौता इस बात का था कि हमें भैया इस वेटलैंड को बचाना है। हमें जहां पर दलदली क्षेत्र होगा, बड़े पैमाने पर जो दलदली क्षेत्र हैं, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इनका संरक्षण नहीं होगा तो जीव जंतु बहुत तेजी से लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जीव जंतु अगर समाप्त हो गए दोस्तों तो इंसानों को भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये सिलेबस के रूप में तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पे भी ऐसे विषय को हमें समझना चाहिए, अपने लालच में ही सही, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर पर्यावरण का बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो इंसानी जो अस्तित्व है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी चक्कर में कम से कम हमें सिलेबस और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है कन्वेंशन। ये केवल आपको ध्यान रखना है कि जो दलदली क्षेत्र होता है उसको बचाने का एक प्रयास होता है, और उसको बचाने का प्रयास क्यों होता है? ताकि हम अपनी जैव विविधता, जीव जंतुओं को बचा सकें। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। और ये रामसर साइट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि रामसर एक स्थान था, कहां पे? ईरान में। तो ईरान का एक शहर था रामसर, और यहीं पर पहली बार 2 फरवरी 1971 को दुनिया के जो पर्यावरणविद थे, जो विद्वान थे, वो एकजुट हुए और उनके बीच समझौता हुआ, है ना। समझौता हुआ। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बाध्यकारी नहीं है। और ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें बाद में शामिल हुआ था। इंडिया इसमें 1 फरवरी 1982 को इसमें सम्मिलित हुआ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें बाद में सम्मिलित हुआ, लेकिन 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौता हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामसर साइट ऐसी आर्द्र भूमियां, ऐसी दलदली भूमियां होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया हो, यानी उन्हें चिन्हित किया गया हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन क्या है? तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि मतलब दलदली क्षेत्र, तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2 फरवरी, दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित किया गया था। और यह 1975 से लागू हो गया था, 1975 से ये लागू हो गया, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए जो भी साइट, जो भी दलदली क्षेत्र घोषित किए जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, वो वेटलैंड होते हैं। और दोस्तों 2 फरवरी 1971 को घोषित किया गया था, इसी मतलब ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं या वेटलैंड डे मनाते हैं। क्लियर है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही जो रामसर शहर है ईरान का, यहां पर कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन क्यों हुआ था? ताकि जो दलदली क्षेत्र हैं हम उनको संरक्षित कर सकें, हम उनको बचा सकें। यह संधि यूनेस्को के तत्वावधान में कार्य करती है, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो यह बाध्यकारी नहीं है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है, विशेष रूप से जल पक्षियों के लिए। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। लेकिन आर्द्र भूमियां मैं आपको बताऊं कि केवल जीव जंतुओं के संरक्षण से ही संबंधित नहीं होता। आर्द्र भूमि जो होते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उनका ज्योग्राफी में, इस पूरे पर्यावरण में काफी महत्व होता है। महत्व कैसे होता है? एक तो जैव विविधता होती है, यहाँ पे जैव विविधता यानी जीवों की
डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर जीवों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है तो जो फूड चेन है, पर्यावरण का जो फूड चेन है वो बना रहता है ना। जितना जटिल ये चेन होता है उतना ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल होता है ना। क्योंकि अगर बहुत तरह के जीव जंतु हैं तो अगर एक आध लुप्त भी हो जाएंगे तो जो उनके ऊपर निर्भर थे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, वो दूसरे जीव को खाना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे सांप है, सांप अगर केवल मेढक को खाने के ऊपर निर्भर रहे तो जिस दिन मेढक लुप्त हो जाएगा उस दिन सांप भी लुप्त हो जाएंगे। लेकिन सांप केवल मेढक नहीं खाएगा, वह कीड़ों मकोड़ों को भी खाएगा। तो अगर मेढक लुप्त भी हो गया तो इस कारण से सांप लुप्त नहीं होगा, सांप बचा रहेगा क्योंकि वो दूसरे जीवों को भी खाता है। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना ज़्यादा जीवों की जो यहाँ पे अस्तित्व है वो लंबे समय तक बना रहता है। ये बात समझ में आया। और जीवों का अस्तित्व रहेगा दोस्तों तभी हम और आप भी यहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, है ना। ये काफी जटिल मामला है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता, लेकिन जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो केवल जैव विविधता को ही संरक्षण करने के लिए नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कई सारे फायदे होते हैं। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, तो जो दलदली क्षेत्र होता है दोस्तों, वहीं से जमीन से पानी रिस करके जो जल होता है वह रिस करके जमीन के भीतर जाता है। और जो जमीन के भीतर का जल होता है जिसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, भूमिगत जल, तो जो भूमिगत जल होता है उसका रिचार्ज यहीं से, इन्हीं क्षेत्रों से होता है। तो रिचार्ज सोचिए कितना जरूरी है, जमीन के भीतर जल का होना कितना जरूरी है ना। अगर जमीन के भीतर जल नहीं होगा तो हम लोग जो पेयजल है जमीन के भीतर का, जो भूमिगत जल है, उसको निकाल करके पीते हैं तो ये कहाँ से आएगा, है ना। तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो भूमिगत जल का होना बहुत जरूरी है। और ये रिचार्ज कैसे होता है, तो इन्हीं आर्द्र भूमियों से ही रिस करके जमीन से पानी नीचे जाता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों, ये फिल्टर का भी काम करता है। फिल्टर का काम मतलब यहाँ से जब पानी रिस करके नीचे जाता है तो ये उस पानी को छान देता है। जैसे पानी ऊपर रहता है तो काफी गंदा होगा, मटमैला होगा, गंदा होगा, लेकिन जब ये पानी रिस करके नीचे जाता है तो आप जब नीचे से पानी निकालते हैं, जैसे समरसेबल से या कुओं से या कैसे भी करके जब आप जमीन के भीतर से ऐसे पानी निकालते हैं तो वो काफ़ी शुद्ध होता है, काफ़ी साफ होता है। तो वो कैसे होता है, तो ये पानी जो जमीन के भीतर से जाता है इसका बिल्कुल छननी का काम करता है। ये जो दलदली क्षेत्र होते हैं तो ये छान करके पानी, जो उसमें सिल्ट होता है, जो कण होते हैं वो ऊपर रुक जाते हैं, गाद के रूप में बैठ जाते हैं और ये पानी रिस करके नीचे चला जाता है और हमारा जो भूमिगत जल है वो रिचार्ज हो जाता है। तो ये आर्द्र भूमियाँ कई सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें पढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों आर्द्र भूमियों का महत्व समझ में आया होगा और आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं वो भी समझ में आया होगा। क्लियर है। और इसको बचाने के लिए चिंता हुई थी कब, 2 फरवरी 1971 को लेकर एक कन्वेंशन हुआ और दुनिया वालों ने पहली बार ये प्रयास किया सामूहिक रूप से कि भाई हमें इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, इन आर्द्र भूमियों को बचाना है। क्लियर है। और यहीं से हमारा सिलेबस भी स्टार्ट होता है। तो दोस्तों विश्व में जो पहला रामसर साइट था, पहला आर्द्र भूमि था, वो कौन सा था, तो कोबोर्ग। आप ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो कोबोर्ग है यह विश्व का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था 1974 में। लागू ये 1975 से हुआ था, है ना। रामसर साइट का जो कन्वेंशन था ये 1975 से लागू हुआ था। जैसे मैं इंडिया की बात बताता हूं आपको, इंडिया के क्षेत्र को जैसे चिल्का झील था और केवला देव था, इनको घोषित 1981 में ही कर दिया गया था क्योंकि भारत सरकार का प्रयास जो था वो 1981 से ही हो गया था, लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। तो ऐसा होता है। तो ये भी 1974 में ही अनाउंस हुआ था, घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह समझौता 1975 से लागू हुआ। क्लियर है। तो आपको इतना ज्यादा जटिल नहीं समझना है, केवल आपसे वनडे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो ये याद कर लेंगे, कोबोर्ग प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये विश्व का पहला रामसर साइट है। ठीक है। विश्व में कुल रामसर साइट कितने हैं 2025 में, लगभग 2524। तो ये आपसे कभी भी डेटा नहीं पूछा जाएगा, ये केवल आपके समझने के लिए है कि लगभग 2500 के आसपास, लगभग 2500 के आसपास पूरी दुनिया में रामसर साइट है। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश पूछा जाएगा तो ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको। तो ब्रिटेन और मैक्सिको, इन दोनों देशों के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा खूबसूरत, हमारा प्यारा देश इंडिया। तो तीसरे नंबर पे इंडिया है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है। तो पहले नंबर पे ब्रिटेन, दूसरे नंबर पे मैक्सिको और तीसरे नंबर पे इंडिया। इन तीनों का सीक्वेंस बिल्कुल रटा होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा पांचवा कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले नंबर पे ब्रिटेन, दूसरे नंबर पे मैक्सिको और तीसरे नंबर पे दोस्तों इंडिया। क्लियर है। तो
ये देखते हैं हम लोग, भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है। आपसे नंबर पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि भारत में विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इंडिया तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है जिसे यूके यानी कि ब्रिटेन, और दूसरे नंबर पे मैक्सिको है। तो ब्रिटेन में 176 है और मैक्सिको में 144 है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में अभी जुलाई 2025 में मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इस टाइम दोस्तों 91 है ना, 91 तो अभी हमारे पास 91 रामसर साइट है। इंडिया के पास अभी 91 रामसर साइट है, 91 रामसर साइट है। लेकिन ब्रिटेन के पास कितने हैं? 176, और मैक्सिको के पास कितने हैं? 144। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश के पास है? इंडिया के पास। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश के पास है, तो हम बताएंगे हमारे इंडिया के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और इंडिया में भी किसी स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास कुल 20 रामसर साइट है। तो ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। पहले उत्तर प्रदेश था, अब तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट हो गया है ना। और यूपी के पास 10 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो रामसर साइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ दोस्तों? 1 फरवरी 1982। तो भारत कब शामिल हुआ ये अलग बात है, और भारत का पहली बार स्थल कब अनाउंस हुआ था? भारत देखिए 1981 से ही पहल किया था, 1981। अच्छा, भारत इसके मीटिंग में शामिल होता रहता था, लेकिन इसका सदस्य नहीं बना था, ये भी मैं बताऊं। इसके मीटिंग में भारत शामिल होता रहता था। तो इंडिया 1981 में इंडिया का पहला क्षेत्र जो था चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, चिल्का झील, और जो केवलादेव है, केवलादेव। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि जो रामसर साइट घोषित होता है, यह कोई झील भी हो सकता है, यह कोई समुद्र का तट भी हो सकता है ना, जहां पे कम गहरा समुद्र हो। गहरे समुद्र में रामसर साइट नहीं हो सकता। जहां पे छिछला समुद्र हो वहीं पर तो दलदली क्षेत्र होगा। तो जहां पे समुद्र का तटीय क्षेत्र हो, जो डेल्टा क्षेत्र हो, है ना, नदियों का किनारा, जो नदियों का मुहाना होता है, डेल्टा क्षेत्र होता है। कोई नदी का दलदली क्षेत्र हो सकता है, कोई झील हो सकता है। तो इन सभी को भी रामसर साइट में शामिल किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इंडिया के पहले जो 2 रामसर साइट हैं, एक तो चिल्का झील है और दूसरा केवलादेव है। इनको 1981 में ही रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, और इसके बाद इंडिया इस रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो भारत 1 फरवरी 1982 को इस रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना है। क्लियर है? तो इंडिया शामिल हुआ इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982। क्योंकि 1 फरवरी को क्यों शामिल हुआ? क्योंकि अगले ही दिन 2 फरवरी को उसका मतलब एक तरीके से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाना था। तो इसलिए हम 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हो गए। और 1981 में, एक साल पहले ही ध्यान रखना है, चिल्का झील और केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है, तो केवलादेव नेशनल पार्क है, इन दोनों को दोस्तों पहली बार हमारा रामसर साइट घोषित किया गया था, या आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। और इनका ईयर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हैं तो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ये पॉइंट बनता है। तो दोस्तों 1981 में इन दोनों को घोषित किया गया था। ईयर आपको ध्यान रखना है, पहला चिल्का झील और दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क। 1981 में ये दोनों रामसर साइट पहली बार घोषित किए गए थे। इन दोनों स्थलों को 19, अच्छा यहाँ पे ईयर लिखा हुआ था, 1981 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन भारत इस कन्वेंशन में शामिल कब हुआ? 1982 में। ठीक है, अगला, रामसर साइट के मानदंड, यानी किन कौन कौन सा मानदंड है, यानी कि इसमें क्या क्या फुलफिल करना होगा कि किसी एरिया को रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 मानदंड दिए हुए हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं केवल एक बार पढ़ लेता हूं, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये PDF में होगा और वो आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना। इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इस चैनल के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये PDF मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसको पढ़ लेंगे। तो 9 मानदंड दिए हुए हैं, जैसे अद्वितीय आर्द्रभूमि हो, यदि कोई दुर्लभ है या अद्वितीय है, जैव विविधता हो वहां पर, यदि यह किसी विशेष क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो, लुप्त प्राय प्रजातियां यहां पे रहती हो, यदि यह लुप्त प्राय या कमजोर या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करता हो, तो ऐसे एरिया को भी रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। जीवन चक्र का समर्थन करता हो, यदि यह पौधों या जानवरों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण चरण में सहायता करता हो, जल
जल पक्षी समर्थन हो, यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता हो, या जल पक्षी आबादी, यदि यह जल पक्षी प्रजातियों की 1% आबादी का समर्थन देता हो, मछली संरक्षण करता हो या स्वदेशी मछली प्रजातियों को संरक्षित करता हो, गैर एवियन प्रजातियां, यदि यह गैर पक्षी आर्द्र भूमि निर्भर प्रजातियों की 1% आबादी को समर्थन देता हो। तो दोस्तों ये सब आप पढ़ लेंगे, ये हमारे ज़्यादा काम का है नहीं, है ना। अगर ये सब मानक है कि अगर इस मानक को पूरा किया जाता है तो किसी एरिया को रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। भारत में रामसर साइट हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम रामसर साइट दोस्तों कौन सा है? भारत की प्रथम जो रामसर साइट है वो है चिल्का झील उड़ीसा में, और केवलादेव, केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। तो केवलादेव और चिल्का झील इन दोनों को पहली बार रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1981 में। वर्तमान स्थिति क्या है? तो अभी जब ये क्लास शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो जुलाई 2025 में, और अब तक दोस्तों 91 रामसर साइट। अगर आपको गूगल पर या किसी किताब में दोस्तों 89 मिलता है तो ये पुराना डाटा है ना। अभी हाल ही में सरकार ने 2 और जो रामसर साइट हैं उनको ऐड किया गया है राजस्थान में। तो भारत में 91 कुल रामसर साइट हैं जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे हैं? इंडिया में। सबसे अधिक साइट से कहाँ पे हैं दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं 20, और इसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में है 10। तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि हमारा नंबर, उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरे नंबर पे है, और बाकी सबको केवल सबसे ज्यादा याद रखना है तमिलनाडु में। कितने हैं? 20। क्लियर है? चलिए, तो क्षेत्रफल, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट दोस्तों कौन सा है? सुंदरवन। जो सुंदरवन है यह भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पे? रेणुका एक झील है दोस्तों। कहाँ पे है ये? तो रेणुका झील है दोस्तों। रेणुका जो झील है यह है हिमाचल प्रदेश में, दिया हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ा अगर रामसर साइट पूछा जाएगा सबसे बड़ा, तो आपको बताना है सुंदरवन। किस स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा रामसर साइट, तो सबसे छोटा रामसर साइट दोस्तों जो रेणुका है, रेणुका झील। तो रेणुका झील है, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है ना। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपने झील याद किया होगा तो पता होगा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। यह सबसे छोटा रामसर साइट है। क्लियर है? भारत में सबसे अधिक जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है वो गुजरात में है। अच्छा, यहां पर संख्या के मामले में तो तमिलनाडु है, लेकिन ओवरऑल एरिया कौन सा सबसे ज्यादा, एरिया किस स्टेट में एरिया ज्यादा कवर करता है? तो भले ही एरिया की बात होगी गुजरात में। दोस्तों गुजरात में जितने भी वेटलैंड हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े एरिया को कवर करते हैं। इसलिए किसी राज्य के एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड का किसके पास है, यानी आर्द्र भूमियों का सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? तो ये हम बताएंगे गुजरात के पास है ना, गुजरात के पास है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है दोस्तों जो सुंदरवन है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा दोस्तों रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहां है? तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा एरिया कहां पे है, कवर करता है? तो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है दोस्तों गुजरात में, गुजरात में। और कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप तमिलनाडु नहीं बताएंगे। संख्या के मामले में तमिलनाडु है, लेकिन एरिया के मामले में हमेशा गुजरात बताएंगे, ये ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। नवीनतम 2025 में 6 नए स्थल जोड़े गए थे, 4 फरवरी में और 2 जून में जोड़े गए दोस्तों। एक है सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, तो ये तमिलनाडु में है। ये नए हैं, इसलिए आपको ये याद भी करना है। आप चाहे भले ही 91 न याद रखें, भले ही 91 न याद रखें, लेकिन इन 6 को तो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट का भी पार्ट है। तो करंट का है। इन 4 को तो फरवरी में जोड़ा गया था, जो 1 फरवरी था, 1 फरवरी 2025 में 4 को जोड़ा गया। और 2 को दोस्तों अभी हाल ही में जो पर्यावरण दिवस था 5 जून को इनको जोड़ा गया। 5 जून 2025 को, 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस वाले दिन इन 2 को भी अनाउंस किया गया। क्लियर है? तो 4 आप ध्यान रखेंगे कि जो फरवरी में था आर्द्र भूमि दिवस जब मनाया जा रहा था तब अनाउंस किया गया था, और 2 जो हैं ये अभी पर्यावरण दिवस वाले दिन। तो दोस्तों इन 6 को तो आपको याद रखना है बिल्कुल भी, और ये करंट के रूप में भी पूछा जाएगा आपसे। तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य कहां पे है? तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहां पे है? तमिलनाडु में है।
खेचो पलरी, खेचो पलरी लिखा होता है या खेचो पलरी लिखा होता है, ये सिक्किम है। और सिक्किम में केवल एक ही है, सिक्किम का ये पहला है, सिक्किम का ये पहला है ना, जो रामसर साइट है ये सिक्किम का पहला है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेचो पलरी या खेचो पलरी, कहीं कहीं लिखा होता है। उच्चारण में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा दोस्तों, क्योंकि ये नाम इंग्लिश में होते हैं और जब इनका हिंदी में ट्रांसलेट होता है, एक मिनट दोस्तों, तो जब इनका हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। और उधवा जो झील है दोस्तों, उधवा झील, ये एक अभयारण्य था उधवा झील, ये भी क्या है, तो ये भी एक वेटलैंड है झारखंड का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब करंट के हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में 5 जून 2025 को 2 किए गए हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे राजस्थान के, एक फलोदी में खीचन और दूसरा उदयपुर में मिनार। तो ये 2 आर्द्र भूमियां हैं, एक का नाम है खीचन आप याद रखेंगे कहां पे होगा, राजस्थान में, और दूसरा दोस्तों मेनार। तो खीचन और मेनार ये दोनों वेटलैंड कहां पे होंगे, राजस्थान में होंगे। क्लियर है। तो इन दोनों को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। टोटल हमारे 6 नए आर्द्र भूमियां हैं 2025 की, इसको बिल्कुल लिख करके आपको रट लेना है ना, क्योंकि इससे जो करंट अफेयर है वो भी आपका फुलफिल होगा। तो करंट अफेयर के मामले में भी इसको याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भारत की 2 ऐसी साइट हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। एक है यानी कि मैच्योर के रूप में, एक है चिल्का झील और दूसरा है केवलादेव, जो पहले थे हमारे, इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनका महत्व क्या होता है, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए होते हैं। आर्द्र भूमियां जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, जो पौधों, जानवरों और मछलियों की अनगिनत प्रजातियों को सहारा देती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और जो जल संचयन होता है, जो जमीन के भीतर पानी रिस करके जाता है और हमारा जो वाटर लेवल रिचार्ज होता है, भूमिगत जल, उसके लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आर्द्र भूमियां होती हैं। पारिस्थितिकी लाभ भी है इसका, क्या है, तो इससे बाढ़ नियंत्रण होता है, इससे जल शुद्धिकरण होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। ये केवल आपके समझने के लिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपका एक बेसिक समझ बिल्ड हो इसके लिए है। आर्थिक और सांस्कृतिक इसका क्या महत्व होता है, तो आर्द्र भूमियां कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटक के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लोग आर्द्र भूमियों को देखने के लिए भी जाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 का थीम, अच्छा ये 2024 का दिया हुआ है तो ये आपके काम का नहीं है दोस्तों। भारत सरकार की पहल, तो भारत सरकार की क्या पहल है, अमृत धरोहर, ये पहल है दोस्तों, ये करंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है। अमृत धरोहर आपसे पूछा जाता है कि अमृत धरोहर पहल किस चीज के संरक्षण के लिए चलाया गया था। अभी भारत सरकार ने हाल ही में इसको लॉन्च किया, अमृत धरोहर पहल किसके लिए है ये, तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है। अमृत धरोहर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए होगा। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए शुरू की गई योजना विशेष रूप से रामसर साइट को संरक्षित करने के लिए है। मिशन सहभागिता समुदायों को संरक्षण में शामिल करने के लिए शुरू की गई थी। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। उदाहरण मगधी केरे कर्नाटक में है और 16 लांगबुग 16 तो ये नीलगिरी में। ये सब मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको इसमें इस मिशन में शामिल किया गया है, ठीक है। मछलियों झींगों के नर्सरी के लिए है ये। भारत में रामसर साइट की राज्यवार सूची हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यवार सूची देखते हैं दोस्तों हम लोग। जो रामसर साइट की जो लिस्ट है ये आपको याद करना है, सारे ही नहीं याद करने हैं लेकिन कुछ को आपको पहचानना है। तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो पहले हम लोग उन स्टेट को देखते हैं जहां पर केवल एक ही रामसर साइट है। तो एक ही रामसर साइट कोलेरू झील है दोस्तों। तो ये आप आसानी से पहचान लेंगे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। कोलेरू झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो कोलेरू राम जो अगर पूछा जाएगा रामसर साइट कहाँ पे है तो ये आप बता देंगे आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप आसानी से याद कर लेंगे। सिक्किम में खेचो पलरी, और ये न्यू है, बिल्कुल नया है, अभी हाल ही में इसको अनाउंस किया गया 2025 में ही, और ये सिक्किम का एकमात्र है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको तो आपको करंट के रूप में याद कर लेना है। खेचो पलरी जो वेटलैंड है ये कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, इसको भी आपको याद कर लेना है। रुद्र सागर झील, अच्छा एक रुद्र सागर झील दोस्तों मध्य प्रदेश में भी है। रुद्र सागर झील 2 हैं, एक
त्रिपुरा में है और दूसरा मध्य प्रदेश में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी किताब में मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन मध्य प्रदेश वाला रामसर साइट नहीं है और ये वाला जो त्रिपुरा वाला है ये रामसर साइट घोषित किया गया है। तो रुद्र सागर झील रामसर साइट कहाँ पे है? त्रिपुरा में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है असम में दीपोर बिल। जो दीपोर बिल है, बिल वैसे बिल आता है तो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी में कि जो बिल होता है झील को बोला जाता है, और जो असम है, असम में झील को बिल बोलते हैं। बहुत सारे झीलों के नाम बिल के रूप में है। तो दीपोर बिल जैसे ही आएगा आपको बताना है कि ये तो असम में है। झारखंड में उधवा झील है और ये भी अभी झारखंड का एकमात्र है और ये भी बिल्कुल न्यू है। तो ये भी बिल्कुल करंट के रूप में आप इसको याद कर लेंगे। ये एक ही है दोस्तों, है ना, एक ही है, न्यू है और ये झारखंड का एकमात्र है उधवा। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर का जो लोकटक झील है इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में पाला है ना, पाला झील है, वहाँ पे एक झील है ये भी। तो जो सिंगल है उन सबको आपको याद करना है, जिनमें एक एक है इन सबको आपको याद कर लेना है। गोवा में नंदा झील है ना, अच्छा नंदा झील है और नंदूर झील है। तो जो नंदूर झील है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और जो नंदा झील है ये गोवा में है। इसमें भी डाउट होता है तो आपको डाउट नहीं करना है, जो नंदा झील होगा वो कहाँ पे होगा? गोवा में। उत्तराखंड आसन बैराज। दोस्तों उत्तराखंड में एक ही है और ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आसन झील। तो ये ध्यान रखना है, आसन झील ये एकमात्र वेटलैंड है उत्तराखंड का, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के रूप में तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका स्थापित करना भी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप याद कर लेना, इनका डिस्ट्रिक्ट भी देख लेना और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको याद कर लेना। जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट का क्या क्या रामसर साइट है ये आपको याद करना पड़ेगा। जिस स्टेट में जितने रामसर साइट हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। लद्दाख में 2 हैं दोस्तों। अच्छा लद्दाख का याद करना बड़ा ही आसान होता है, जिसके नाम के आगे आधा त लगा होता है, जैसे सोकर और दूसरा है सोमोरिरी। ये 2 झील हैं, मैं आपको पहले ज्योग्राफी में पढ़ा रखा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। एक है सोकर, सोकार बोलते हैं या सोकर बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है, और दूसरा है सोमोरिरी। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों के दोनों लद्दाख के 2 झील हैं और यही दोनों क्या है? रामसर साइड में है, ठीक है। अच्छा जो ठीक है सही है, दोनों के दोनों लद्दाख में है। आगे हरियाणा। तो हरियाणा में दोस्तों 2 है, एक भिंडवास है और दूसरा सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा ही जाता है। तो हरियाणा को आप कैसे याद रख सकते हैं? हरियाणा के लोग पहलवान होते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा के लोग पहलवान। आप देखिए जितने भी पहलवान होते हैं या जो वेट लिफ्टिंग में होते हैं मैक्सिमम वो कहाँ से होते हैं? हरियाणा से होते हैं। तो हरियाणा का एक कल्चर है पहलवानी करना। तो सुल्तान मूवी भी आई थी, तो उसमें जो सलमान खान होता है वो हरियाणा का ही होता है। और जो पहलवान होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? वो किसी से भी भिड़ जाते हैं तो भिंडावास, भिड़ जाते हैं तो भिंडावास। तो इस तरीके से आप इन दोनों को हरियाणा से जोड़ करके याद कर सकते हैं, है ना। एक तो सुल्तानपुर, तो सुल्तान मूवी या पहलवान कहाँ के? तो हरियाणा के। और दूसरा ये पहलवान किसी से भी भिड़ जाते हैं तो भिंडवास, ये भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों के दोनों हरियाणा के दोस्तों याद कर लेंगे आप। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो पहचानना होता है वो काफ़ी आसान होता है। एक तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है, इसका यही नाम है, एग्जाम में भी इसी नाम से आता है, तो आप इजीली पहचान जाएंगे कि भाई ये कोलकाता है तो ये तो पश्चिम बंगाल में होगा। और दूसरा सुंदरवन है, सुंदरवन भी हम जानते हैं। अच्छा सुंदरवन का दोस्तों डेट भी पूछा जाता है, ये ऐसा है जिसका डेट पूछा जाता है। 1-2 है जिनका डेट पूछा जाता है। तो जैसे एक तो मैंने आपको बताया जो पहले थे, तो 1981 वाला, और 1981 में दोस्तों 2 थे, मैंने आपको बताया था। एक तो चिल्का झील है, तो क्योंकि ये पहले हैं इसलिए इनका डेट इंपॉर्टेंट है। तो एक चिल्का झील है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है केवला देव। तो इन दोनों का तो डेट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन सर सुंदरवन का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? सुंदरवन का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे बड़ा रामसर साइट है, और सबसे बड़ा है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो जो सुंदरवन डेल्टा है इसको कब रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों इसको जो घोषित किया गया यह 2019 ध्यान रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा को 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया, और यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, इसलिए इसका डेट इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल याद कर लेना है आपको। अगला है ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों एक है भीतरकनिका, और भीतरकनिका किसके लिए जाना जाता है? तो भीतरकनिका जाना जाता है कछुआ के लिए। कछुआ, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा आर्द्रभूमि कछुआ के लिए जाना जाता है? भीतरकनिका जो आर्द्रभूमि है, यह 1 मिनट, भीतरकनिका जो ये है
रामसर साइट है, यह कछुआ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में। आगे है चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील, तो चिल्का झील इसको 1981 में, और ये पहला रामसर साइट है, पहला। आगे है टम्पारा झील, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर सके तो ज़्यादा बढ़िया है। सतकोसिया घाटी है, ये भी ओडिशा में है। हीराकुंड है, तो हीराकुंड तो वहाँ पर हीराकुंड बांध है ना, सबसे लंबा बांध है, तो इसको भी आप इजीली पहचान सकते हैं। और अंशुपा है, अंशुपा झील, ये भी ओडिशा का है। तो ये सारे के सारे दोस्तों ओडिशा के हैं, ओडिशा में 6 है। इसमें जो टम्पारा झील है ये भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टम्पारा और सतकोसिया, इन दोनों को भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरल, और केरल में इसमें 3 हैं, और तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों काफ़ी बड़े बड़े झील हैं। जैसे सस्तम कोट्टा झील, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सस्तम कोट्टा झील, और सस्तम कोट्टा है, अष्टमुडी है, बेम्बानाड है। अच्छा, ये जो बेम्बानाड है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। जैसे पहला कौन सा था, तो मैंने अभी आपको बताया था, पहला सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है, पहला नहीं मतलब जो सबसे बड़ा है, पहले नंबर 1 पे एरिया के रूप में, वह कौन सा है, तो जो पहला है वह सुंदरवन है। तो पहले नंबर पे तो सुंदरवन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन के बाद सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कभी पूछे तो सीक्वेंस आपको कम से कम 2 तो पता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों बेम्बानाड है। और 2019 से पहले, 2019 क्यों सर, क्योंकि 2019 में ही जो सुंदरवन था उसको रामसर साइट घोषित किया गया। तो जब तक वो घोषित नहीं किया गया था, इसके पहले सबसे बड़ा हमारा जो आर्द्र भूमि था वह बेम्बानाड ही था। तो इसलिए भी ये, इसका महत्व आज भी है, ये केरल में है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा सस्तम कोट्टा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सस्तम कोट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्तम कोट्टा। और अष्टमुडी ये ऐसा है कि 8 जगहों से मुड़ा हुआ है, 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है, एक झील है, इसलिए इसको अष्टमुडी कहते हैं। और ये दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो आर्द्र भूमियां हैं, जो तीनों के तीनों रामसर साइट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तीनों को आपको रट लेना है केरल में, क्योंकि इन तीनों के ही बारे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या एग्जाम देंगे तो इन तीनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन दिखाई दे जाता है, ठीक है। आगे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का दोस्तों जो लोनार झील है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोनार झील दोस्तों, जो लोनार झील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनार झील है ना, ये एक प्रकार का क्रेटर झील है, क्रेटर झील। तो ये एक प्रकार का क्रेटर झील है, क्रेटर झील है ना। क्रेटर झील क्या होता है, ये झीलों वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि एक प्रकार का ये क्रेटर झील है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछा जाता है कि लोनार झील है ना कहाँ पर है, ये एक रामसर साइट है, तो ये महाराष्ट्र में है, इसको याद करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया नंदूर। अच्छा, नंदा पूछेगा अगर तो गोवा में, गोवा में नंदा है, और नंदूर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, नंदूर महाराष्ट्र में और नंदा गोवा में, ठीक है। थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है, तो देखिए थाने क्रीक, तो थाने कहाँ पर है, तो थाने महाराष्ट्र में ही है। तो आप इजीली इसको भी पहचान जाएंगे कि जो थाने हैं ये महाराष्ट्र में है, तो इसलिए ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। इनको भी आपको याद हो जाएगा। लोनार मैंने बता ही दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, क्रेटर झील है। और नंदूर और नंदा, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। जो नंदा है वो गोवा में है, और जो नंदूर है ये महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा थाने क्रीक तो याद कर लेंगे दोस्तों, इसको भी है ना। आगे है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 3 हैं, और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपको याद रखना है। और आपने पढ़ा होगा एक चंद्र ताल और एक सूरज ताल, ये 2 ताल जो झील होते हैं ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं। बाकी जितने भी ताल हैं ये सब उत्तराखंड में है ना। जनरली क्या होता है, जितने भी ताल होते हैं, ताल ये सब कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में, ताल वाले झील उत्तराखंड में। लेकिन 2 ताल, एक सूरज ताल एक चंद्र ताल, एक सूरज ताल और दूसरा है चंद्र ताल, ये 2 झील हैं, चंद्र ताल और सूरज ताल। तो ये 2 झील कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में है। तो इनमें से जो चंद्र ताल है, चंद्र ताल, ये जो चंद्र ताल है दोस्तों, यह चंद्र ताल आपको ध्यान रखना है, चंद्र ताल कि ये हिमाचल प्रदेश में है, चंद्र ताल, ठीक है। और ये एक रामसर साइट है। और दूसरा पोंग बांध, पोंग बांध है दोस्तों, पोंग बांध। और पोंग बांध किस नदी पर है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर पोंग बांध है, और यहीं पर ये रामसर साइट बना हुआ है, ठीक है। और आगे है रेणुका आर्द्र भूमि। तो रेणुका तो सबसे छोटा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सबसे छोटा है, आपको याद रखना है, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है बिहार। बिहार में दोस्तों पहले तो एक ही था, कांवर झील, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बार बार पूछा जाता था, इसको कंवर झील बोलते हैं या कांवर झील बोलते हैं, कंवर झील या कांवर झील, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नए हैं, अभी हाल ही में
इनको 2024 में मेरे ख्याल से इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया था। आप देख लेना, अगर बिहार के हैं तो आप इसको देख लेंगे कि ये कब घोषित किए गए। अभी हाल फिलहाल में ही एक आध साल हुआ तभी ये घोषित किया गया था। लेकिन ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे बिहार के स्टूडेंट के लिए, है ना। एक नकटी झील है और दूसरा है नागी पक्षी झील, तो ये दोनों के दोनों बिहार में है, ठीक है। आगे है गुजरात में, तो गुजरात में है दोस्तों 4 झील। एक है खिजड़िया झील, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, दूसरा है नल सरोवर, तीसरा है थोल झील और चौथा है बाधवाना। और इन चारों को ही याद रख सके तो ज़्यादा बेटर है। और इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह दोस्तों थोल झील है। थोल और एक तो थोल और एक नल सरोवर, थोल और नल सरोवर, इन दोनों को याद रख लेंगे, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर याद कर सके तो चारों को ही याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कैसे भी ट्रिक बना करके या जैसे भी याद कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। गुजरात में ये 4 हैं, इन चारों को आपको याद कर लेना है। आगे है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 5 हैं। सालबुक वेटलैंड, सुरिनसर मानसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुरिनसर और मानसर ये झील हैं, सुरिनसर मानसर। और ये कई बार पूछा गया है, सुरिनसर मानसर झील जो रामसर साइट है ये किस स्टेट में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा होकेरसर है, बुलर झील है। बुलर झील तो आपको पता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, बुलर झील है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है। और अगला है हैगाम वेटलैंड कन्वर्जेशन, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है सुरिनसर और मानसर, है ना। और इसके अलावा बुलर झील तो आपको पहले से ही याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना है। अगर याद कर सके तो होकेरसर भी याद कर लेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक में है 4 अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य है ये। अघनाशिनी मुहाना है, मगधी केरे संरक्षण है, रंगनाथिट्टू दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रंगनाथिट्टू। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बार बार दिखाई देता है ना। तो इसके आगे भी आप कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रंगनाथिट्टू, कई बार पूछा जाता है रंगनाथिट्टू। तो रंगनाथिट्टू कहाँ पर होगा, कर्नाटक में होगा। वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, ये एक नेशनल पार्क है रंगनाथिट्टू। और इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, रंगनाथिट्टू जो रामसर साइट है ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू, ठीक है। आगे है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में दोस्तों 5 है और पांचों इंपॉर्टेंट है ना। ये भोज है, राजा भोज यहीं के थे मध्य प्रदेश के, तो राजा भोज के नाम पे ही भोज आर्द्रभूमि है। सांख्य सागर है यहाँ पे, सांख्य सागर। सिरीपुर है, सिरीपुर भी कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय, तवा आपको पता है तवा एक सहायक नदी है नर्मदा की, तो नदी का एक तट है, ये क्षेत्र है तवा जलाशय, तो उसके नाम पर बना हुआ है। और आगे है यशवंत सागर झील है वहाँ पे, ये यशवंत सागर। तो इन पांचों को ही बिल्कुल याद कर लेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सांख्य है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांख्य के बारे में बार बार पूछा जाता है। वैसे पाँचों ही याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ये पाँचों के पाँचों कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों 4 है। केवलादेव तो आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि ये पहला है, तो पहले रामसर साइट के रूप में कौन सा है, केवलादेव। और इसको आपको याद करना है कब, 1981 में। सांभर झील सबसे ज्यादा लवणीय वाला झील है, लवणीय जल वाला झील सबसे ज्यादा कौन सा है, सांभर। सबसे ज्यादा नमक की मात्रा इसी झील में है, सांभर झील। कहाँ पे है ये, राजस्थान में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खीचन और मेनार ये दोनों तो बिल्कुल नए हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है, ये दोनों बिल्कुल न्यू है ना, सबसे लेटेस्ट है ये दोनों। 5 जून 2025। तो चाहे स्टूडेंट राजस्थान के हों या ना हो, याद करना है करंट के रूप में एक खीचन और एक मीनार। और ये दोनों आर्द्रभूमि कहाँ पे हैं, ये दोनों के दोनों आर्द्रभूमि दोस्तों यहाँ राजस्थान में है, ठीक है। ये बिल्कुल नए हैं। आगे है पंजाब में दोस्तों 6 है। पंजाब वह स्टेट है जहाँ पे नेशनल पार्क एक भी नहीं है। अच्छा, आर्द्रभूमि और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है, तो नेशनल पार्क दोस्तों कोई जंगली क्षेत्र है, भले ही वहाँ पे दलदली क्षेत्र हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, कोई जंगली क्षेत्र है और वहाँ पे जीवों का संरक्षण करना जरूरी लगता है, तो वो उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्द्रभूमि के लिए क्या है कि इसका दलदली होना जरूरी होता है, तो इसका दलदली होना जरूरी होता है। तो कोई नेशनल पार्क भी आर्द्रभूमि घोषित किया जा सकता है, कोई नेशनल पार्क भी, अगर नेशनल पार्क में दलदली एरिया है तो उसको आर्द्रभूमि भी घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी नेशनल पार्क को आर्द्रभूमि भी घोषित किया जा सकता है अगर वहां पे दलदली क्षेत्र है तो, क्लियर है। तो पंजाब में दोस्तों हैं 6 हैं, और इन 6 को आपको याद रखना है। ब्यास,
ब्यास, तो वहाँ पे आपको ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। तो इस तरीके से ब्यास संरक्षण रिजर्व है, आप याद कर लेंगे पंजाब में। केशोपुर मियानी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। केशोपुर मियानी कहाँ पे है? तो पंजाब में है। हरिके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिके यहाँ पर एक बांध है जहाँ पर ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। पंजाब में कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इसको बनाया गया है, एक बांध है और वहाँ पर जो झील है उसको हरिके झील कहते हैं और यहाँ पर ये आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा कांजली आर्द्र भूमि भी याद कर लेंगे। नांगल भी याद कर लेंगे, वहाँ पर एक बांध है भाखड़ा नांगल। तो जो भाखड़ा है ये हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है ये कहाँ पे है? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल दोस्तों, तो नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये भी एक रामसर साइट है, ये भी पंजाब में है। रोपड़ दोस्तों आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते होंगे। रोपड़ तो एक पंजाब में ही एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो सतलज नदी के किनारे है। तो ये मैक्सिमम आप पहचानते होंगे, है ना। कोई झील होगा, कोई स्थल होगा, कोई बांध होगा, इन्हीं नामों से वहाँ पर अगर जीवों की वैरायटी है, विविधता है और वो रामसर साइट के मानक को फुलफिल करते हैं तो उनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये 6 आपको पंजाब के बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। आगे है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है 10। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? 10 है और ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में है 10। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, बखीरा। और दूसरे नंबर पे है हैदराबाद नहीं, सॉरी हैदरपुर। और तीसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, है ना। और अगला है, अरे ये पार्वती होगा, परवती लिखा हुआ है, पार्वती अर्गा जो गोंडा में है। तो पार्वती आगरा लिखा हुआ है, अर्गा होगा, पार्वती अर्गा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है दोस्तों, अर्गा लिखना है आपको, इसको आगरा लिखा हुआ है। पार्वती अर्गा और ये गोंडा में है। तो ये उत्तर प्रदेश में ये भी है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये भी एक रामसर साइट है, समसपुर। आगे है सरसई नावर झील, ये भी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जो सूर सरोवर है ना, इसका नाम कहीं कहीं पे कीठम होता है, ये आगरा में है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कीठम भी देता है, कीठम। तो कहीं पर सूर सरोवर, ये जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सूर सरोवर का ही नाम कीठम है, ये आगरा में है, ये भी आप याद कर लेंगे। ऊपरी गंगा, ये भी आप याद कर लेंगे। सांडी पक्षी अभयारण्य, ये भी। और समन पक्षी अभयारण्य, ये सारे के सारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं। इनको आप याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश के तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइड आप याद कर लेंगे दोस्तों। तमिलनाडु में है 20 और इनके नाम थोड़े से जो उत्तर भारत के लोग होते हैं उच्चारण करने में बड़े ही उटपटांग से लगते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिस्ट देख लेना, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। याद करने का मतलब शब्द आपको नहीं रटना है, केवल नाम देख करके ऐसा लग जाए कि हाँ ये तमिलनाडु क्षेत्र का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा है 20 हैं। तो जैसे चित्रागुंडी, आपने गुंडी नेशनल पार्क पढ़ा होगा, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो गुंडी नेशनल पार्क के आधार पे चित्रागुंडी ऐसे याद कर सकते हैं इसको। बाकी कोई ट्रिक बना करके जैसे भी इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं चित्रागुंडी। गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोस्तों क्या है? ये समुद्र का एक तट है जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भी एक रामसर साइट है। कांजरीकुलम है। कीरीकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। कीरीकली कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद कर लेंगे बिल्कुल। कीरीकली ये तो आपको याद करना है। गल्फ ऑफ मन्नार पहले से ही याद होगा, जो मन्नार की खाड़ी है ये तमिलनाडु के तट पे है, तो तमिलनाडु में ही होगा। इसके अलावा कीरीकली कई बार पूछा जाता है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। काजू वैली है, कुंथनकुलम है, ये सब दोस्तों तमिलनाडु में ही है। लांगवुड 16 है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य है। पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है। पीचावरम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीचावरम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेंगे। पीचावरम, ये जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं है कि बता रहा हूँ, बल्कि ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे तो इनके नाम आपको बार बार दिखाई देते हैं, है ना। तो ये आप बिल्कुल मार्क कर लेंगे इनको कि हाँ इनको तो बिल्कुल याद ही करना है, बाकी छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन इनको बिल्कुल याद कर लेंगे आप, मार्क करके इनको रट लेंगे। पॉइंट कैलीमेरे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कैलीमेरे, है ना। ये भी तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र पे है, जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ये एरिया है पॉइंट कैलीमेरे, और पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस भी है पॉइंट कैलीमेरे। तो समुद्री तट है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी तो मैंने आपको 3 बताया है, ये तीनों आप याद कर लेंगे। इसके अलावा सुचिंद्रम है, ठीक है, उदयमरथंडपुरम है,
वुडवुर है, इसके अलावा वेदांतगल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेदांतगल ये भी कई बार, और जितना मैंने बताया उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वेदांतगल है ना, वेदांतगल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने जितना भी तमिलनाडु में बताया उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांतगल। इसके अलावा बेम्बानूर, बेल्लोड, बेल्लोड भी याद कर सके तो ज़्यादा बेटर है ना, अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो। इसके अलावा क्राइवेट्टी भी है, लेकिन वेदांतगल आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल, और इन दोनों को तो आपको याद करना ही है, आपकी मजबूरी भी है याद करना। सर ऐसा क्यों? मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये दोनों के दोनों बिल्कुल नए हैं, तो नए हैं और 2025 के घोषित हैं, तो इसलिए भी आपको याद करना होगा, करंट के रूप में याद करना होगा कि ये कहाँ पर हैं। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। बाकी क्लास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया से परिचित हो सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ हुआ है और अगले को भी लाभ हो सकता है, तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।